हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम कक्षा 9 का 19वां इकाई यानी कि 19वां विषयांक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है महाकवि कालिदास। लेखक है नरपत बारहट। महाकवि कालिदास, इस कृति में यह संदेश मिलता है कि किसी बच्चे को मूर्ख बुद्धू मानने से पहले उसकी सारी शक्तियों के बारे में जान लेना चाहिए। बचपन में हम उसे देखकर मूर्ख मान ले, पर जब उसे मौका मिलता है तो वही बच्चा हीरे की तरह अमूल्य बन जाता है। महाकवि कालिदास के बारे में भी कुछ ऐसा ही माना जाता था। कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में ही जानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में या अपने बारे में कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा। हर्षचरित में शुरू में ही कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है, उसके बारे में कुछ लिखा है। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए थे। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने पालक के रूप में, अपने आश्रय के रूप में विक्रमादित्य का उल्लेख किया। वह कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया, पर फिर भी यही माना जाता है कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य, क्योंकि विक्रमादित्य तथा राजा भोज समकालीन थे और कवि कालिदास भी उनके समकालीन माने जाते हैं, क्योंकि अपनी कथाओं में, अपनी रचनाओं में कई जगह पर कालिदास ने विक्रमादित्य को अपनी रचना का नायक बनाया है, बताया है। विभिन्न भाषाओं में, पहेलियों और कथाओं में उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन पाया जाता है। महाकवि कालिदास, उसके जन्म और उसके परिचय के बारे में जो जानकारी मिलती है, कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 से तथा निधन ईस्वीसन 445 माना है। महाकवि कालिदास के जन्म के बारे में ठीक ठीक पता नहीं चलता, पर कुछ विद्वानों ने उसका जन्मस्थान उज्जैनी यानी कि प्रवर्तमान उज्जैन माना है, जो सही लगता है, क्योंकि मेघदूत में स्वयं कालिदास ने उज्जैनी नगरी को विशेष रमणीय, दर्शनीय कहा है और लंबा रास्ता पड़ने पर भी कालिदास ने मेघदूत के नायक को उधर से जाने के लिए अनुरोध किया है। उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी, साहित्य और कला की उन्नति विक्रमादित्य के शासनकाल में चरम सीमा पर पहुंची थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। विक्रम संवत जो हम अपने जीवन में, अपने शाब्दिक स्वरूप में बार बार उसका उल्लेख करते हैं कि विक्रम संवत 2000, विक्रम संवत 1900, ऐसा जो बोलते हैं वो विक्रम संवत की शुरुआत
राजा विक्रमादित्य के काल में ही मानी जाती है। उन्होंने अपने नाम से यह विक्रम संवत की शुरुआत की थी। समय समय पर उन्होंने सोने के सिक्के भी चलवाए थे, जो उनके राजकाल का ठीक ठीक पता चलता है। विक्रमादित्य के शासन काल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई थी, उतनी कभी नहीं हुई। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए। राजा विक्रमादित्य स्वयं एक साहित्य और संगीत के अच्छे उपासक जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इस काल में ही अधिक हुई थी। इसलिए माना जाता है कि कालिदास राजा विक्रमादित्य के उज्जैन नगरी में जन्मे हुए थे और उन्हीं की बदौलत राजा विक्रमादित्य के शासन काल में उन दिनों संस्कृत भाषा, साहित्य, विज्ञान, कला सबका विकास हुआ था। और कालिदास विक्रमादित्य और राजा भोज के समकालीन माने जाते हैं, इसके यह प्रमाण है। उससे आगे अपने पूर्व जीवन में मूर्ख माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में से सर्वश्रेष्ठ थे। विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे। उनमें से महाकवि कालिदास एक श्रेष्ठ साहित्यकार थे और उनसे अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे, जो विक्रमादित्य के 9 रत्न माने जाते थे। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि कालिदास पूर्व जीवन यानी बचपन में महामूर्ख थे। उसके प्रमाण मिलते थे कि कालिदास मूर्ख कैसे माने जाते थे कि युवावस्था तक तो वे निरक्षर थे, अनपढ़। जिस डाल पर बैठते थे उसी को ही काटते थे। उसकी मूर्खता का प्रमाण कि वह जिस शाखा पर बैठे हुए थे, अपने ही हाथों से उन शाखा को काटते थे। और यह उसके निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान कैसे बन गए, उसके पीछे भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। विक्रमादित्य के शासन काल की महाकवि कालिदास युवावस्था तक निरक्षर, अनपढ़, पर ऐसे महाकवि या विद्वान कैसे बन गए, उसके पीछे एक रोचक कहानी है। वह कहानी यह कि उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा थे। उनकी एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी, जिसका नाम था विद्युतमा। वह बहुत सुंदर और रूपवती थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। विद्युतमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था, अभिमान था। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा, उससे वो विवाह करेगी। यानी कि उससे भी बढ़कर जो बुद्धिमान होगा, उससे ही वो विवाह करेगी। ऐसी घोषणा पहले से कर रखी थी कि जो इंसान उसके साथ शास्त्रार्थ करेगा और उसमें वो विद्युतमा को पराजित करेगा, उस युवक से वह विवाह करेगी। उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों में पहुंचती थी, वहाँ वहाँ के विद्वान विद्युतमा जैसी सुंदर, गुणवान
और बुद्धिमान युवती से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। लेकिन विद्वान विद्युत्तमा के सामने पराजित हो जाते थे। कोई भी विद्वान पंडित विद्युत्तमा को पराजित नहीं कर पाएंगे, इसलिए ग्लानि का अनुभव करते थे। हार जाने पर उसे ग्लानि होती थी और इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे। सभी विद्वान जो विद्युत्तमा के सामने शास्त्रार्थ में पराजित हुए थे, वह सब मिलकर विद्युत्तमा के घमंड को तोड़ने के लिए उपाय खोजने लगे। सभी विद्वान मिलकर सोचने लगे कि विद्युत्तमा की शादी, उसका विवाह किसी ऐसे मूर्ख से करवा दिया जाए कि इसके विद्वता का घमंड टूट जाए और उसे अपमान का बदला भी मिल जाए। सभी विद्वान ऐसे मूर्ख की खोज में निकल पड़े कि जो विद्युत्तमा के बौद्धिकता, उसके रूप, उसकी सुंदरता और विद्वता को तोड़ सकी। अब वे ऐसे मूर्ख की खोज में निकले थे। उन्हें एक दिन एक ऐसा ही मूर्ख मिल गया जो पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उसे युवक मिल गया। उसे लगा कि इससे बड़ा मूर्ख तो कौन हो सकता है। इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से विवाह करने के लिए तैयार किया। अच्छे से वस्त्र पहनाए और विवाह का लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया। पंडितों ने उस युवक को वह बात अच्छी तरह से समझा दी कि वह वहाँ कुछ नहीं बोलेगा और गूंगा ही बना रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। वह युवक बड़ा मूर्ख था। वह खुश हुआ। उसने पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे से वस्त्र पहन लिए और पंडितों से विद्युत्तमा के पास शास्त्रार्थ करने के लिए ले गए। वह मूर्ख कालिदास यानी कि युवावस्था तक अनपढ़ निरक्षर था। पंडितों ने विद्युत्तमा से बदला लेने के लिए मूर्ख युवक की खोज की थी और उससे वही युवक मिल गया जो पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ था और उसे ही अपने हाथों से काट रहा था। पंडितों ने उसे समझा बुझाकर अपने साथ लिया और वह उसे विद्युत्तमा के साथ शास्त्रार्थ करवाने के लिए शारदानंद के दरबार में ले गए। विद्युत्तमा पंडितों की यह छल भरी बात नहीं समझ सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हुई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था कि ईश्वर एक है। इस मूर्ख युवक ने समझा कि वह मेरी एक आंख फोड़ देना चाहती है और उसने 2 उंगली दिखाई, क्योंकि पंडितों ने राजकुमारी विद्युत्तमा को यह बात बता दी थी कि यह हमारे गुरुजी हैं
और आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। इस समय उसका मौन व्रत चल रहा है, इसलिए वह आपके प्रश्नों का उत्तर संकेत से देंगे और उसके संकेत की भाषा हम तुम्हें बताएंगे। विद्युतमा पंडितों की यह बात समझ नहीं पाई कि वह उससे बदला लेना चाहते हैं, पर वह शास्त्रार्थ के लिए तैयार हुई। उसने एक उंगली दिखाई। मूर्ख युवक समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ देना चाहती है, तो उसने 2 उंगली दिखाई और यह भाव व्यक्त करते हुए कहा कि अगर तू मेरी एक आंख फोड़ देना चाहती है तो मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। यह युवक यानी कि कालिदास यानी मूर्ख युवक, उसने विद्युतमा के संकेत को समझा नहीं कि ईश्वर एक है, ऐसा संकेत उसका था। पर कालिदास ने उसे कहा कि यह 2 उंगली दिखाकर कि मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्युतमा को समझाते हुए कहा कि आपने ईश्वर एक है ऐसा संकेत किया, पर हमारे गुरु जी का कहना है कि ईश्वर और जीव 2 है, यानी कि 2 उंगली का संकेत किया था। तो उसने बताया कि हमारे गुरुजी कहना चाहते हैं कि ईश्वर और जीव 2 है। इस बार राजकुमारी विद्युतमा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया। इस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रहे हैं। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब गुस्से से देने का संकेत किया। विद्युतमा ने जब 5 उंगली दिखाकर संकेत किया कि मानव जीवन यानी शरीर 5 तत्व से बना हुआ है, पर वह मूर्ख युवक समझता है कि वह मुझे मुंह पर चाटा मारना चाहती है, और उसने 5 उंगलियों को जोड़कर एक गुस्सा बनाया और संकेत किया कि मैं तुम्हारे मुंह पर एक गुस्सा मार के मुंह तोड़ दूंगा। पंडितों ने इस बार भी विद्युतमा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा कि आपने 5 उंगलियां दिखाकर संकेत किया, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्व के मिलने से ही मुट्ठी का निर्माण होता है, सृष्टि का निर्माण होता है। 5 उंगलियां जोड़कर उसने यह संकेत किया कि 5 तत्व से सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने से नहीं। सभी पंडितों ने मिलकर विद्युतमा को अपने गुरुजी के संकेत की बात बताई कि हमारे गुरुजी कहना चाहते हैं कि 5 तत्व यानी कि 5 उंगली मिलकर 5 तत्व मिलकर सृष्टि का निर्माण करते हैं, अलग अलग रहने से नहीं। और इसी तरह उसने 5 उंगली जोड़कर एक मुक्का बनाया। यह विद्युतमा के 2 प्रश्नों का उत्तर था। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्युतमा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली। दोनों का विवाह हो गया। पंडितों ने मिलकर विद्युतमा का विवाह उस मूर्ख युवक से बड़ी धामधूम से करवा दिया। एक दिन की बात है कि एक ऊंट को बोलते हुए सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूल गया और उसने ऊंट की तरह ही एकाएक बोल उठा, उठ उठ।
उसके बोलने से विद्युतमा चौंक उठी। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल भरी बातों का अब उसे पता चला। उसे यह बात समझ में आ गई कि पंडितों ने उसके साथ छल किया है। विद्युतमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल से कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी, यानी कि उसे घर से निकाल दिया, द्वार बंद कर दिए। कालिदास इसी तरह घर से प्रताड़ित होकर, यानी कि कालिदास को महल में प्रवेश करने से पाबंदी लगा दी, द्वार बंद कर दिए, घर से निकाल दिया। यहाँ से कालिदास एक महाकवि कालिदास बनने की उसकी जो यात्रा है वह शुरू हुई। जब घर से उसे निकाल दिया गया एक मूर्ख होने की वजह से, और कालिदास ने कठोर उपासना के से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त किया और काली के दास बन गए। काली के दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। शीघ्र ही कालिदास सारी विद्याओं को सीखकर प्रवीण हो गए। राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का बहुत बड़ा अच्छा ज्ञान प्राप्त किया कालिदास ने और महाज्ञानी बनकर वो विद्युतमा के पास वापस लौटे। द्वार तब भी बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में ही द्वार खोलने के लिए विद्युतमा से प्रार्थना की। अनावृत कपाट द्वार देहि, यानी कि संस्कृत में ही उन्होंने आह्वान किया विद्युतमा से कि द्वार खोलने के लिए। अंदर से विद्युतमा ने यह सुना, प्रश्न किया, अस्ति कश्चित् वाग्वी विशेष, यानी कि अब भी विद्युतमा ने कालिदास को प्रश्न किया कि अस्ति कश्चित् वाग्विशेष। इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्युतमा को सुनाई। विद्युतमा को अब उसके पंडित होने का परिचय मिल गया, विश्वास हो गया और उसने द्वार खोलकर कालिदास का महल में स्वागत किया। यह थी कालिदास की अब तक की बात, यानी कि कालिदास की जीवन का परिचय, जन्म का परिचय। उसके बाद उसकी विद्वता होने का परिचय आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि कालिदास ने कालिदास नाम कैसे पाया कि माँ काली की उपासना करके, माँ सरस्वती की साधना करके उसने ज्ञान तो पा लिया, पर उसकी जो रचनाएं हैं जिसने हमें महाकवि कालिदास या संस्कृत के महाकवि के रूप में परिचय दिया, उसके बारे में जानकारी हम आगे के वीडियो में देखेंगे। यह था हमारा 19वां इकाई, उसका पहला वीडियो। यहाँ तक की बात कि कालिदास जन्म से उसके विद्वता के, उसके जीवन के बारे में जो कहानी है कि वह एक मूर्ख से कालिदास कैसे बने, अब तक की कहानी यहाँ पर दी गई है। जय हिंद, जय भारत।